हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका 2025 कैसा रहेगा, यानी नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। मूलाधार चक्र पाइल नंबर 1, स्वाधिष्ठान चक्र पाइल नंबर 2 और मणिपुर चक्र पाइल नंबर 3। शुरू के 3 चक्र तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स रहेंगे। जो आपको अच्छा लगे या जिसके साथ आप एक कनेक्टिविटी फील कर जाएं उसे ही अपनी पाइल का सिंबॉलिक मानिए और अकॉर्डिंगली आज के रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल के रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मूलाधार चक्र को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनमें से ये पहला चक्र है। इसे भूख का, नींद का, भोग विलास का चक्र माना जाता है और माना जाता है कि ऊर्जा यहीं पर केंद्रित होती है और यहाँ से नीचे गिर रही होती है, हमारे शरीर में ऊपर नहीं उठती है। ऊर्जा को ऊपर उठाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। खैर चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि आपका 2025 कैसा रहेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है टेम्परेंस। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए जो है दिस वन इज 4 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट इस नए साल में आपको आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ होगा। दूसरा, आपकी सोशल इमेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और तीसरा, साल बीतते बीतते बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी रहेगा जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसको आसान भाषा में अगर कहूँ तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे और कुछ ऐसा छोटा सा रहेगा जो अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो छोटा सा नहीं अचीव कर पाए ना, इसकी कसक एंड होते होते आपको रह जाएगी कि यार ये वाला काम नहीं हो पाया। बाकी जो हो गया उसका तो हम इंसानों का स्वभाव भी है, जो मिल जाता है उसकी परवाह नहीं करते, जो नहीं मिलता उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये साधारण मानव स्वभाव है। आपके लिए इस साल के शुरुआत में ही इसको इस तरह से समझें कि पिछले साल में कुछ ऐसे मामले रहे हों या रहे थे जिसमें सिचुएशन इम्बैलेंस्ड रही हो, संतुलन नहीं बन पाया हो। उस पूरे मामले में इस वर्ष शुरू के 2 महीने में ही संतुलन स्थापित हो जाएगा, यानी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और एक बार जब सिचुएशन संतुलित हो जाए तो फिर वही मानव स्वभाव की बात यहाँ पर आ रही है। हम मानवों का, हम सभी इंसानों, सभी का होता है, हम सभी इंसानों का स्वभाव होता है कि जब चीज़ें न्यूट्रल चल रही होती हैं, आसान चल रही होती हैं, तब हम उसमें कमी खोज रहे होते हैं। ये साधारण स्वभाव है। लोग आजकल तो खैर टीवी पर और मोबाइल पर समाचार सुन रहे हैं। पहले लोग जब न्यूज़पेपर लेते थे तो सबसे पहले उसमें ये नहीं खोजते थे कि अच्छी खबर कहाँ है, बुरी खबर कहाँ है, इसको खोजते थे। तो जब चीज़ें संतुलित हो जाएंगी तो आपका मन, आपका दिल, आपका जो फोकस है वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा चला जाए और मार्च से लेकर मई तक सिचुएशन में आप नेगेटिविटी को खोजने वाले इंसान बन सकते हैं।
इस चीज़ से आपको परहेज करना है, अपने आप को बाहर लाना है, क्योंकि अगर आप निगेटिविटी को खोजते हैं तो निगेटिविटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप निगेटिविटी को नहीं खोजते और पॉजिटिविटी को खोजते हैं तो पॉजिटिविटी भी मिल जाएगी। संसार में दुख है या सुख है, अगर किसी से पूछें तो लोग कहेंगे बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है। सुख भी बहुत है, खोजिए तो सही, देखिए तो सही, आंखें तो खोलिए। तो आपको पॉजिटिव खोजने वाले पर्सन के तौर पे अपने आप को लाना होगा। उसका रीज़न क्या है वो समझें। इस साल यानी 2025 शुरू होते ही, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब से इस रीडिंग को देख रहे हैं ये वहीं से रेजोनेट करेगी। अगर आप बीच से देख रहे हैं तो वहाँ से भी रेजोनेट कर सकती है। ये नया साल शुरू होते ही आपके जीवन के कई सारे मामले जो कि असंतुलित थे, जिसमें चीज़ें इम्बैलेंस्ड थी, जिसमें आपका मन डिस्टर्बिंग सिचुएशन को फेस आउट कर रहा था, जहां आपको ये लग रहा था कि ये काम अभी पकड़ में नहीं है, या यहाँ पर संतुलन स्थापित नहीं हुआ, या यहाँ पर बैलेंस सही नहीं, वो सब चीज़ें ऑटो बैलेंस हो जाएंगी शुरुआत में ही। मैक्सिमम 2 महीने, ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले हफ्ते 10 दिन में ही सब चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। वो मैक्सिमम खींच रहे हैं तो 2 हफ्ते, 2 महीने आता है, तो 2 महीने में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ये पहली बात है। जब ये बैलेंस हो जाएंगी तो शुरू के जो 2 महीने हैं, पाइल नंबर 1 आपके लिए वो स्मूथ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, किसी तरह का नुकसान, नकारात्मकता नहीं होने पाएगी। अच्छा, रीडिंग में आता है नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर कुछ नुकसान करें और वो ना हो, नहीं, फिर तो वो हो ही जाएगा ना। जहां पर सोचा समझा नुकसान हो रहा है तो वहां पर जब दिख रहा है तो फिर मत करिए, वरना मेरी रीडिंग भी गलत होगी, हो भी जाती है। तो मैनुअली ठीक रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन फरवरी का महीना बीतने के बाद आप सिचुएशन में नकारात्मकता ढूंढने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और उसका रीज़न ये होगा कि कुछ मामलों में शुरुआत में ही आपको क्लोज डोर की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। क्लोज डोर का मतलब है कि आप किसी काम को साध रहे हैं, किसी कार्य में लगे हैं, करना चाहते हैं, या किसी पर कोई योजना बना रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि अब इसमें आगे जाने का मार्ग नहीं है, या बहुत मुश्किल रास्ता है, हम आगे बढ़ नहीं सकते, ये काम हो नहीं सकता। तो वहां से नेगेटिविटी का शुरुआत होगा और फिर क्रोनोलॉजिकली आपको सारी चीजें नेगेटिव मिलती चली जाएंगी। इस चीज को उलट दीजिएगा, रास्ता बंद है, बंद रहने दीजिए, हमें मार्ग नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम इस रास्ते से नहीं बढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन को पॉजिटिव रखिए पकड़कर कि मुझे फिर भी पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। दरवाजा बंद है तो क्या हुआ, इस दरवाजे को खोला कैसे जाए, या ये दरवाजा कहीं सचमुच बंद ना हो, मुझे ही बंद दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं। कहने का मतलब खुद को पॉजिटिव रखिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं तो क्या होगा पहले वो समझ लें। अगर पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं तो आपसे कुछ गलत निर्णय होंगे, गलत डिसीजन लेने की वजह से आपके अपने नुकसान तो हो ही जाएंगे, सोशल इमेज डैमेज होगी, पैसों का नुकसान भी होगा, और अंततः आप जो हैं, मतलब अब वो गलत निर्णय, जो गलत डिसीजन है वो क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, लगभग बीच बीच में पूरे साल चलते रहेंगे। और उसकी वजह से, और होता भी है, जब हम एक डिसीजन गलत लेते हैं और उस डिसीजन की गिल्ट बन जाए या उससे बड़ा नुकसान हो जाए तो अगला डिसीजन भी गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे के पीछे तीसरा झूठ, ये क्रोनोलॉजी बन जाती है। इसलिए क्रोनोलॉजी से बचें। तो वहां पर निगेटिव होगा और साल बीतते बीतते आपको ऐसा लगेगा कि हम अचीव तो बहुत कुछ कर सकते थे, हाथ आया जरा सा, ये होगा। और अगर आपने खुद को पॉजिटिव कर लिया तो आपके डिसीजन सही तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि डिसीजन सही हो जाएंगे अपने आप, नहीं, आप एक ऐसी एबिलिटी में आ जाएंगे जहां एनालाइज करके आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, आपको ही लेना पड़ेगा। और बेसिस ऑन योर डिसीजंस, सबसे पहली चीज तो यह होगी कि आपके जो भी विरोधी या शत्रु हैं वे आपका कोई नुकसान और अहित नहीं कर पाएंगे। दूसरा यह होगा कि आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी। तीसरा, आपके जॉब के क्षेत्र में या आपके बिजनेस के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। चौथा, आपकी प्रॉस्पेरिटी यानी कि वैभव भी बढ़ेगा। और वैभव बढ़ने के लिए क्या चाहिए? धन। धन के मामले में आप अगर निगेटिव रहते हैं तो फिर गलती करेंगे, गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे, गलत लोगों पर भरोसा करेंगे और नुकसान होगा। और अगर पॉजिटिव रहते हैं तो आप पकड़ पाएंगे कि भाई ये पर्सन गलत एडवाइस दे रहा है या दे रही है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो उस तरह से बचा पाएंगे, संभाल पाएंगे और आपके धन में वृद्धि होगी। और भाई साल बीतते बीतते तक 70 से 80% तक सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। वो 20-25% का लैक बनेगा जरूर,
तो अगर पॉजिटिव रहेंगे तो वो जो 70-80% है वो भी आपको पॉजिटिव लगेगा कि हाँ जी हमने तो 70% गेन कर लिया, 25% या 30% नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वो अगले साल देखेंगे। और अगर निगेटिव रहे तो फिर निगेटिविटी में वो 70% तो भूल ही जाइए, आपको वो 25% भी भारी पड़ जाएगा, इसको समझ लीजिए। तो ये था एक ग्लैंस में कि आपका 2025 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या होने वाला है और गाइडेंस आपके लिए क्या है। लव लाइफ 2025 आपके लिए आया है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि आप एक अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस रहिए, जागरूक रहिए, एक अवेयरनेस रखिए अपने प्यार के प्रति। अपना, मेरा, उसका वाला नहीं, अपना वाला। आप उसके प्रति प्यार में अगर हैं तो आपको अपने प्यार के प्रति जागरूक रहना है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरे के प्रति चिंतित हो जाते हैं कि भाई उसे मुझसे प्यार है नहीं है, वो मेरे बारे में सोचता है कि नहीं है, उसने मुझे कितना मिस किया, वो मिस कर रही है कि नहीं कर रही। लोग यही सोचते हैं। टैरो रीडिंग में भी यूट्यूब पर सर्च आउट करते रहते हैं, जिससे प्यार है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। अरे उसको छोड़ो, पहले तुम सोचो तुम मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपना साइड देखो ना पहले। तो ये कहता है कि 2025 में आपको अपने साइड को पकड़ के चलना है। अगर आप अपने साइड को पकड़ेंगे तो ये मिरर होना शुरू करेगा। मिरर में आपको आपके पार्टनर की ओर से भी वही रिफ्लेक्शन मिलता चला जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। तो ओवरऑल 2025 में लव रिलेशनशिप के लिए चीजें बेहतर और अच्छी हैं। उन लोगों के लिए जिनके प्रेम संबंधों में कड़वाहट है, छूट गया है, टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है या अलगाव हो गया है। कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है करेज। ये कहता है कि जहां पर चीजें आपकी गलती की वजह से नहीं बल्कि उसकी गलती की वजह से डैमेज हुई हैं। आप तो पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव था। यहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव हूं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा न्यूट्रल सोचना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि नॉर्मली तो हम सभी को लगता है हम सही वो गलत। ये तो हर इंसान की फितरत है, सभी को लगता है कि हम सही हैं भैया, दूसरा वाला ही गलत होगा। यहां आपको सही एनालाइज करना होगा। नहीं कर पा रहे तो किसी तीसरे की मदद लीजिए कि भाई हमारे सिचुएशन में कौन गलत कौन सही। अगर उसकी गलती है और आप सही हैं, पहले ये वाला समझ लें, अगर उसकी गलती है और आप सही है तो फिर आपको मूव ऑन करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर कट बता दे रहा हूं। और अगर आपकी गलती है तो पहले ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए, क्या वो आपके सॉरी का इंतजार कर रही है या कर रहा है। अगर हां तो आगे नहीं बढ़ना है। तो आपको यह फील करना होगा, सोचना होगा और देखना होगा मुड़ के अपने आप में कि क्या मेरे अंदर अभी भी उसके लिए प्यार है। ठीक है, मेरी गलती थी, मेरी गलती से गड़बड़ हो गई, लेकिन मेरे अंदर उसके लिए प्यार है या नहीं है। प्यार के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कहते प्यार एक बार होता है जिंदगी में, एक ही प्यार होता है, ऐसा होता है, और प्यार हो जाए तो हो ही जाता है, फिर वो खत्म नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। प्यार होता भी है और खत्म भी हो जाता है। एक बार होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, 5वीं बार होता है, 20वीं बार होता है, 40वीं बार भी हो जाएगा। मल्टीपल टाइम प्यार हो जाएगा। वो लोग हंसेंगे जिनके एक से ज्यादा पार्टनर रह चुके हैं, बोलेंगे हाँ ये तो सही कह रहे हैं, पहले उससे प्यार था खत्म हो गया, फिर उससे प्यार हो गया, फिर खत्म हो गया। होता रहता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। प्यार उस तरह से नहीं है, वो चीज नहीं है जो पुस्तकों में लिखा है। ठीक है, जैसे कई बार लोग बात करते हैं कि भाई हमारी फैमिली से ज़्यादा हमें कोई नहीं प्यार करता। मैं कहता हूँ ठीक है, काम धाम करना बंद कर दो, फिर देखो फैमिली आपसे प्यार करती कि नहीं। कोई काम मत करो, कुछ भी मत करो, घर में एकदम आलसी इंसान की तरह पड़े रहो दिन भर, देखो कितनी गालियां मिलनी शुरू होती, सारा प्यार गायब हो जाएगा। मम्मी का भी, पापा का भी, भाई का भी, बहन का भी, पति पत्नी सबका खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्यार के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। तो आपको ये परखना है कि मेरे भीतर में प्यार बचा या नहीं। अगर मेरे भीतर में प्यार बचा और मेरे सॉरी बोलने से मामला क्लोज हो सकता है तो सॉरी बोल के मामला क्लोज करिए और वापस रिवाइव कर लीजिए। इसको ध्यान रखिएगा। अब फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है टर्निंग इन। ये कहता है कि आपका परिवार आपकी थाती है। थाती का मतलब आपकी पूंजी है। आपका परिवार आपकी पूंजी है, संपदा है। परिवार से बड़ी संपत्ति कोई नहीं होती। परिवार एक ऐसी चीज है जिसे हम छोड़ तो सकते हैं, बदल नहीं सकते। आपकी बहन से आपका झगड़ा हो जाए या आपके भाई से हो जाए या माता से हो जाए, पिता किसी से भी हो जाए, आप
बोलचाल बंद कर दें, अलग अलग रहना शुरू कर दें, अलग अलग शहरों अलग अलग देशों में रहना शुरू, कहीं भी चांद पे चले जाएं, आपके रिलेशन का जो स्टेटस है वो भाई बहन ही रहेगा पूरी जिंदगी। आप बात करें चाहे ना करें, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करें, भले भाई भाई, लेकिन है तो भाई ना, वो खत्म नहीं हो सकता। मित्रता में चीजें खत्म होती है, पहले दोस्त थे अब दुश्मन है, स्टेटस चेंज हो गया। ठीक है, पड़ोसी में घर बदल दीजिए, पड़ोसी चेंज, स्टेटस चेंज, पहले पड़ोसी थे अब हमारे पड़ोसी नहीं है। लेकिन आप एक घर में रहें, बगल बगल में रहें, दूसरे शहर में रहें, कहीं भी रहें, भाई भाई थे तो भाई भाई ही हैं। यही है परिवार की संपदा। तो यह कहता है कि इस वर्ष परिवार की संपदा को पकड़िए, लेकिन परिवार आपको क्या कहता है, यानी कि कई बार होता है ना, फैमिली हमें बहुत कुछ सजेशन देती है, तो कहता है हर सजेशन को मत समझो, हर चीज में डिस्टर्बेंस मत लाओ, आप निचोड़ निकालो कि मेरे काम का क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया होता है। घर में कोई कहता है कोर्स नंबर ए कर लो, ए करने से अच्छा होगा, दूसरा कहता है बी कर लो, दोस्त कहते हैं नहीं नहीं सी कर लो, कोई रिश्तेदार मिला बोलता है डी कर लो, एक और ज्ञानी आ जाते कहते हैं नहीं नहीं ई वाला सबसे बेटर है, फिर वो कहते हैं एफ, ए से लेके जेड तक आ जाते हैं, 10-15 चीजें हो जाती हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज, मैं क्या करूं? तो पहले देखो कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है भाई, दूसरा देखो तुम्हारी चॉइस क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं आईएएस कर लो, आईएएस कर लो, आईएएस कर लो। अब उस बच्चे का बैठना बन नहीं रहा है, बच्चा 3 घंटे बैठ नहीं पा रहा पढ़ाई करने के लिए, आईएएस की पढ़ाई कैसे करेगा? तो पहले उस बच्चे को अगर आईएएस पसंद है और करना है, ठीक है, तो उसे क्लास 8th में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट से ही अपने आप को पहले बैठाना सिखाना पड़ेगा कि पहले बैठो तो जम करके 6 घंटे 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ो तो, क्योंकि जब तक बैठक नहीं बनेगी तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक, तो आपको लोग जो भी आइडियाज दें, उन आइडियाज की अवहेलना नहीं करनी, इंसल्ट नहीं करनी किसी की, लेकिन आपको अपना पॉइंट पकड़ने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं पकड़ के चलना है, पकड़ के तो तब चलेंगे जब पकड़ लिया, तो पहले खुद का पॉइंट पकड़िए। और हो सकता है कि 10 लोगों के आइडियाज में या किसी एक के आइडियाज में ही आपका अपना पॉइंट आ जाए कि हाँ यार ये वाला सही, यही मुझे पकड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, उसी को पकड़िए। और फैमिली को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह अगर इस साल आप इस्तेमाल करते हैं, तो परिवार आपके पक्ष में हो या विरोध में हो, सपोर्ट सिस्टम फैमिली का मिल जाएगा। दूसरा, परिवार में किसी भी तरह की कोई भी कलह आपकी वजह से या आपके साथ बनी थी, तो इस साल अगर थोड़ा सा प्रयास आपने किया तो चीजें सुधर जाएंगी। फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में आप इस साल मेरा कितना फायदा होगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, किसी ने कहा भाई एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है, एक जमीन है, पैसा डाल दो बस, फिर भाई साहब देखो, बहन जी देखो, और फिर 5 साल के बाद इसको डबल पे बेचना, तो दिमाग मत लगाओ। आपके लिए कार्ड कहता है कि ये देखो कि इस साल के एंड तक मेरा कितना फायदा होगा। इस जमीन को खरीदा तो क्या ये साल के एंड तक मुझे एफडी के 7% के मुकाबले 10 से 12% का रिटर्न दे सकती है कि नहीं, ये देखो, ये कैलकुलेशन। अगर हाँ, वो भले आप उसको 5 साल 10 साल होल्ड करो, लेकिन एक ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चलें। अगर करंट ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलेंगे तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं होगा। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर्स में ये साल आपको खुश भी करेगा, परेशान भी करेगा। खुश इस तरह करेगा कि पैसा आएगा, परेशान इस तरह करेगा कि अगर आप अवेयर नहीं हुए तो लोग या तो बुद्धू बना के ले जाएंगे, या रोना रो करके ले जाएंगे, या उधार ले लेंगे वापस नहीं करेंगे, या आप किसी ऐसी चीज में पैसा डाल देंगे कि जाके फंस गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपेशन, आपके जॉब, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, इनसे रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। अगर किसी नई योजना पर कार्य करना है तो उसके लिए ये साल सही है। अगर करंट सिचुएशन से एक लेवल अप के सिचुएशन पर अपने बिजनेस को, अपने जॉब को ले जाना है तो ये साल सही है। वे लोग जो पिछले कई साल से, नॉट कई मंथ से, कई मंथ से नहीं, कई साल से एक ही कंपनी में प्राइवेट सेक्टर के लगे हैं और छोड़ने की सोच रहे हैं, ये 2025 स्विच करने के लिए बढ़िया है।
आप अगर इस साल छोड़ते हैं तो बेहतर जॉब मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये साल आपके लिए व्यापारिक आर्थिक मामलों में, आपके ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में आपकी हिम्मत के बेसिस पर आपको रिजल्ट देता जाएगा। अगर आप 10% की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट 10%, 100 की करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये इस साल ऐसा रहेगा। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। एक बुक है, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसके राइटर ने एक और बुक लिखी थी, उसका नाम है इफ़ यू वांट टू बी रिच डोंट गो स्कूल। अगर अमीर बनना चाहते हो तो स्कूल मत जाओ। उसका कहने का मतलब ये था कि स्कूल आपको वो नहीं सिखाता जो आपको पैसा कमाने के लिए चाहिए, वो तो सिर्फ एजुकेशन दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी कहता है कि इस ईयर में आप अपनी एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है, के बियॉन्ड भी कुछ नया सीखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप फॉर्मल एजुकेशन के बियॉन्ड अगर आप पढ़ चुके हैं, आपकी एज 40-50 साल है, 30 साल है, आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, तो भी अपनी स्किल में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करें। जरूरी नहीं कि आप कुछ ऐसा ही पढ़ें, कुछ ऐसा ही सीखें जो आपके व्यापार में या जॉब में काम आए। हो सकता है सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए काम आ जाए, सिर्फ आपके नॉलेज को गेन करने के काम आ जाए। आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें, गीता पढ़ डालें, उससे काफ़ी जानकारी मिल जाए, ठीक है। आप किसी ऐसे राइटर की बुक पढ़ डालें जो आपको नॉलेज दे, स्टीफन हॉकिंस को पढ़ डालें, ठीक है, या ताओ ऑफ फिजिक्स पढ़ डालें, उससे आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हों कुछ अलग ढंग की, तो वो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसके एजुकेशनल मैटर्स में अब ये बियॉन्ड वाला हो गया। अब कोर एजुकेशन, यानी कि जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, तैयारी वैयारी करें, उनके लिए कोर। आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी लिमिटेशन को इसलिए क्रॉस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने खुद को लिमिट करके रखा है। इस साल अगर ये इतना अवेयरनेस आ गई, एक दिन में आ गई, 1 जनवरी को आप अवेयर हो गए, चलो जनवरी भी छोड़ो, आप जब रीडिंग देख रहे हो, अगर जनवरी से पहले देख रहे हो, आज ही आप अवेयर हो गए, तो पूरे साल की ये अवेयरनेस आपकी बनेगी और आपको इस चीज़ में लाभ मिल जाएगा एडिशनल। इसको ध्यान रखिएगा। और ये साल आपके एजुकेशनल मैटर्स में, स्टडी मैटर्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है कंप्रोमाइज़। ये सीधे सीधे कहता है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उस इम्प्रूवमेंट को टारगेट करके उसे अचीव कर लीजिए, लेकिन उस अचीव करने में आपको कुछ चीज़ों से अपने आप को साइडलाइन करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सुबह सुबह वॉक पे नहीं जाते, ठीक, और आप जाना चाहते हैं, तो अब आपको लगेगा कि यार वॉक पे जाने के लिए क्या ही छोड़ना पड़ेगा, तो घर छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी नींद छोड़नी पड़ेगी, है ना, कैजुअलनेस थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ना जरूर पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो फिर एक्सरसाइज ना करके उतने टाइम में जो आप फ़ोन वोन चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप खाने पीने में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगता है यार मुझे बंद कर देना चाहिए, मैं तली हुई चीज़ें ना खाऊं, तो तली हुई चीज़ें, पकौड़े वकौड़े छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, ये छोड़ने वाले, परहेज वाले मामले में एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जो लोग, बहुत सारे लोग हैं, कभी मीठा बंद करना चाहते हैं, कभी तली हुई चीज़, कभी मैदा, और कर नहीं पाते। अगर आपने इसको कंटिन्यू 50 डेज कर लिया, थोड़ा मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं बताने वाला था कि 10 दिन करिए, नहीं नहीं नहीं, 50 दिन। सपोज करिए आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, समोसा छोड़ना है, आप समोसे के शौकीन हैं, भले आप हफ्ते में 1 बार खाते हो, आपको छोड़ना है, आपने 50 दिन छोड़ दिया। 50 दिन छोड़ने का ये मतलब नहीं कि 50 दिन बाद खाएंगे। 50 दिन का मतलब इस 50 दिन में ना आपको खाना है, ना किसी और ने खिलाया तो खाना है, ना पपड़ी तोड़ के खानी है। वो वाले लोग भी होते हैं ना, वो कहते ठीक हम आलू नहीं, वो पपड़ी तोड़ के खा लेते हैं, वो भी नहीं खाना। तो 50 डेज के बाद आपको अंदर से इच्छा खत्म हो जाएगी, आपको लगे छोड़ यार इसको क्या खाना। ये ऐसा ही है, आप मीठा, मैदा, कुछ भी वो कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, इस साल अगर आप थोड़ा वेजिटेशन बढ़ा देते हैं, यानी ऐसी चीज़ें खाने पीने में यूज़ करते हैं जो कच्ची खाई जा सकती हैं, जिसमें फल भी आते हैं, सैलेड भी आता है, ठीक, उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा, तो उससे आपकी हेल्थ में ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। अदरवाइज ये साल आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाला है। हेल्थ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी, 2025 में रिकवरी रेट आपकी अच्छी रहेगी। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई है और बनी हुई है।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका 2025 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्वाधिष्ठान चक्र यानी दूसरे चक्र को चुना था। मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। स्वाधिष्ठान हमारे शरीर का दूसरा चक्र है। मूलाधार के 4 इंच 5 इंच करीब ऊपर होता है और हमारी नाभि से 5-6 इंच नीचे होता है। ठीक है। और ये जो चक्र है मूलाधार के बाद एक तरह से सेकंड चक्र तो है ही है, उसको आप सभी जानते हैं। ये टाइमलेसनेस में काम करता है। ये चक्र हमें हमारे वर्तमान से जोड़ देता है। मोस्टली चूँकि ऊर्जा तो नीचे गिर रही है, इसलिए ये हमें हमारे वर्तमान से जोड़ देता है। भविष्य की उत्कंठा तो हमारे मन में होती है, लेकिन ये वर्तमान से इतना जुड़ा होता है कि ये भोग विलास में, आनंद में, मौज मस्ती में लगा रहता है। तो हम जितना मौज मस्ती अपने जीवन में चाहते हैं, उसका जो सेंटर है वो स्वाधिष्ठान चक्र ही है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि आपका 2025 कैसा रहेगा। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ कॉइन्स यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। ये 2025 कैसा रहेगा। वर्तमान में किसी एक समस्या के साथ लगातार संघर्ष करते हुए आप दिखते हैं और वर्तमान का जो ये संघर्ष है ये इस 2025 में क्लोज हो जाएगा या इस संघर्ष से छूट भी जाएंगे, एक बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे। ये साल की जो शुरुआत है आपके लिए अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है। इस वर्ष आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी को धोखा देकर अपना फ़ायदा नहीं करना है। ठीक है। अगर आप नैतिकता का दामन थामे रखें और मोरल में बने रहे तो ये साल आपको उतना लाभ देगा जितना आपने सोचा नहीं है। और अगर आप जल्दी जल्दी बेनिफिट पाने के चक्कर में दूसरों को धोखा देने की मेंटालिटी में अगर आ जाते हैं गलती से, तो इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि धोखा देकर फ़ायदा नहीं होगा। धोखा देकर भी बहुत फ़ायदा होगा, कम नहीं होगा, बहुत बड़ा बड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो जितना आएगा उससे ज़्यादा चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस वर्ष आप मान करके चलें कि इस साल को आप 2 हिस्से में बांट लें। एक शुरू के 6 महीने, दूसरा आखिरी के 6 महीने। शुरू के 6 महीने आपके लिए स्मूथ स्टेबल चीज़ों को मैनेज करने यानी कि एक तरह से समझें तो बेस बनाने के लिए होंगे। आपको इस शुरू के 6 महीने में अपने आप को इतना मैनेज करना है कि अगले 6 महीने आपके ऑटो मैनेज्ड रहें। जैसे वो साइकिल होती है ना, उसके पैडल को एक बार जोर से चला दीजिए और उसके बाद पैडल को छोड़ दीजिए तो वो पहिया घूमता रहता है थोड़ी देर तक। तो शुरू के 6 महीने आपको पैडल घुमाना है। पैडल को सही ढंग से घुमा लिया तो अगले 6 महीने व्हील घूमता रहेगा और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, नुकसान भी कम से कम होगा। और अगर शुरू के 6 महीने आप पैडल नहीं घुमा पाए तो फिर आगे के जो 6 महीने हैं ये आपको न सिर्फ मेंटल हैरेसमेंट दे देंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देंगे, आपके जॉब या बिजनेस में भी प्रॉब्लम देंगे, मल्टी लेयर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी। चीज़ों को मैनेज करने की हर कोशिश आपकी नाकाम होती जाएगी और आप अंततः कहेंगे कि 2025 बहुत बुरा साल था। लेकिन ये साल बुरा नहीं है। ये कहता है शुरू में सही काम कर लो और आगे मौज मस्ती करो, आराम से एंजॉय करो। ठीक। अब शुरू में क्या करना है। पहला, नैतिकता के साथ रहिए, दूसरे को धोखा नहीं देना। दूसरा, जिस भी कार्य में आप हैं या जो करना चाहते हैं, ठीक, वो इमोशन के लेवल पर है, फैमिली लेवल पर है, आपके बिजनेस के लेवल पर है, जॉब के लेवल पर है, शिक्षा के लेवल पर है, कुछ भी है। अगर देखें तो चीज़ें कनेक्टेड हैं। अगर एजुकेशन के लेवल है, एजुकेशन के लेवल पर है तो वो आपके अपने दूसरे स्टूडेंट्स और आपके टीचर और आप तीनों के बीच में कनेक्टिविटी बना के चलता है। ठीक। अगर आप किसी तैयारी वैयारी में हैं तो वहाँ पर क्या है, आपका अपना सिलेबस है, आप हैं और आपके एग्ज़ाम की डेट्स हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी बनी है, इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही फैमिली मैटर्स में आपको अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना है। मतलब आपके कार्य की या आपकी रिलेटेड कनेक्टिविटी जितनी है जिन लोगों से है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ध्यान रखिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है, पहला। दूसरा,
आप अगर नैतिकता के साथ में किसी का नुकसान नहीं करने के लिए अपने लिए, देखिए हम हमेशा अपना ही फ़ायदा देखते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, सभी का है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जब डिसीज़न, अपना ही फ़ायदा देखना है, ऐसा नहीं कि दूसरे का फ़ायदा देखना है इस साल, नहीं 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 नहीं, हमेशा अपना फ़ायदा देखिए, अपना फ़ायदा देख करके चलते जाइए। और अगर परिस्थिति ऐसी बने कि अब हम लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं, एक डिसीज़न वाला मामला आ गया कि भाई लेफ़्ट ले लें राइट ले लें, किधर जाएं, उस डिसीज़न वाले मैटर में ये देखिएगा कि नैतिकता क्या कहती है, मोरल्स और एथिक्स क्या कहते हैं, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। सही का साथ दीजिए, सही के साथ जाइए, भले आपको आपका फ़ायदा ना दिख रहा हो कि यार ये सही के साथ तो मेरा फ़ायदा नहीं है, उधर ही जाइए, वो चीज़ मुड़ करके आपके बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, जब तक आप सही, अब इसी को हम सही निर्णय कहेंगे, सही डिसीजन कहेंगे, अगर आप सही डिसीजन नहीं लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, फिर चीज़ें न्यूट्रल नॉर्मल ऐसी निकल जाएंगी और फिर आगे जाके थोड़ी निगेटिव और उसका निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने सही निर्णय लिया तो क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो काफ़ी चैलेंजिंग होगी, आसान नहीं होगी। चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, करना नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा, आप कर लेंगे। और चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे जब मैनेज करेंगे तो वो मैनेजमेंट आपकी अपनी क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। आपको थोड़ा सा खुद में भी हैरानी होगी कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लस में आ जाएंगी। और सक्सेस जो आपकी है वो न सिर्फ आपको सेल्फ प्राउड देगी बल्कि लोगों को भी आपके प्रति एक आवेश में लाएगी, जिससे लोग आपके रिस्पेक्ट करें, इमेज बढ़े आपकी। और इस तरह से चीज़ें नकारात्मक होने नहीं पाएंगी और आप अपने पूरे ईयर को बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए, यानी अपने करंट अफेयर्स को मैनेज करते हुए, जो सराउंडिंग में सिचुएशन बनती जाती है उसको आसानी से मैनेज करते हुए चले जाएंगे और बढ़िया रहेगा। इमोशनल, प्यार से जुड़े, दिल से जुड़े मामलों में ये साल उतना सपोर्ट नहीं दे रहा, इसलिए दिल टूटने की एक जो कंडीशन है वो आपकी मल्टीपल बार बनेगी। मल्टीपल बार का मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आप कहीं पर हैं, घर पे हैं, आपने किसी से कुछ मांग लिया, कुछ भी छोटी सी चीज़ मांग ली, एक गिलास पानी दे दो, सिचुएशन ऐसी होगी कि उस मोमेंट में उसका मना करना आपके दिल में तीर की तरह चुभेगा। एक ऐसी सिचुएशन, छोटी बातें अखर जाएं या बहुत बड़ा मामला भी डिस्टर्ब करे, कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीपल बार दिल टूटने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसलिए इस साल थोड़ा सा लोगों पर ज़्यादा डिपेंड ना हो, अपने कर्म पे, अपने पे डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 2 ये था एक ग्लैंस में, एक दृष्टि में कि आपका 2025 कैसा रहेगा। और अब देखते हैं कि आपके 2025 के लिए लाइफ के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन है। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है इनोसेंस। जैसा कि कार्ड का नाम है, आपको अपने प्रेम संबंधों में अपनी इनोसेंस का ध्यान रखना है। आप बने हैं, किसी के साथ प्यार में हैं, अपने प्यार के प्रति समर्पण की भावना रखिए, उस पर्सन के प्रति अपने को प्रेम पूर्ण रखिए। जब हम दूसरे के प्रति प्यार की भावना में आते हैं तो उसकी गलतियां भी हमें कभी कभी अच्छी लगती हैं, ठीक है, उसकी गलतियां, उसकी कमियां हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, और मैंने कई बार शायद यूट्यूब पर बोला भी है कि प्यार में जिससे प्यार होता है उससे सुंदर फिर कोई नहीं दिखता। आपको किसी लड़के से प्यार हो तो आपको उससे स्मार्ट कोई नहीं दिखेगा, किसी लड़की से प्यार हो तो सबसे सुंदर दुनिया में वही लगती है। उसका रीज़न यह है कि उसके साथ जब आप होते हैं या होती हैं तो आपका ब्रेन ना कंपैरिजन नहीं कर रहा, वरना तो सारा टाइम कंपैरिजन करता है। जब हम किसी लड़की को देखते हैं तो हमारा दिमाग कंपैरिजन करके बताता है इतनी सुंदर है, इतनी नहीं है, ठीक, कंपैरिजन आ जाता है, कहीं से भी आए। किसी लड़के को देखेंगे तो कितना हैंडसम है, कितना नहीं, कंपैरिजन आता है। लेकिन जिससे प्यार है उसको कंपेयर नहीं करता दिमाग, विदाउट कंपैरिजन, आउट ऑफ कंपैरिजन होता है। जब कोई चीज, कोई भी इंसान आउट ऑफ कंपैरिजन होगा तो हमें उससे बेस्ट कोई नहीं लगता। तो ये कहता है कि उसी मोड में रहना है, अपने प्रेम के प्रति निष्ठा, अपने प्रेम के प्रति कंपैरिजन से ऊपर, और अपने प्रति खुद के प्रति समर्पित। आपको इस साल अपने प्रेम में बहुत इंप्रूवमेंट भी मिलने वाली है। आपको अपने प्यार के प्रति खुद प्यार आएगा और अपने जो जिनसे आपको प्यार है उनके प्रति भी आपके प्यार में वृद्धि होगी। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं,
नहीं है, मतलब टूट छूट गया है, ब्रेकअप हो गया है या अलगाव हो गया है, विच्छेद हो गया, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है इंटीग्रेशन। ये कहता है कि इस वाली सिचुएशन में जहां मामला ब्रेकअप पर चला गया है, छोड़ दो उसके ऊपर, उसे कुछ करना है या नहीं, इसके लिए अपने मन में एक टाइमलाइन निश्चित कर लो कि हम महीना भर देंगे, 3 महीना देंगे कि 10 महीना देंगे, कितना देंगे, और उतने टाइम में अपनी साइड से एफर्ट मत करो। उधर से अगर एफर्ट आता है तो ठीक, नहीं आता तो समझो ये खत्म हो चुका और इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली मैटर्स में कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एग्जॉशन। कहता है परिवार के प्रति आपके मन में जो कुछ भी निगेटिव था उसे था कर दें, पास्ट कर दें, और जो कुछ भी है उसे भी था में भेज दें, पास्ट में भेज दें। क्योंकि परिवार के प्रति जब तक आप अपने माइंड को रिफाइन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, आप अपने परिवार के प्रति आप अपने परिवार के प्रति और परिवार का आपके प्रति जो समर्पण का भाव है वो देख नहीं पाएंगे। ये साल आपको आपके परिवार से ऐसा दिखाता है कि सिचुएशनली उलझ जाएं की पॉसिबिलिटी है, लेकिन शुरुआत आप ही करेंगे इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अपने दिमाग को क्लीन करिए। जब आप अपने माइंड को क्लीन रखेंगे तो परिवार की ओर से डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। कुछ मामले ऐसे जहां फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे मामले होंगे मल्टीपल बार दिल टूटेगा। आपने कोई सहयोग मांगा, आप कहीं जाने वाले थे, आपने कहा मुझे गाड़ी से वहाँ छोड़ दो, एयरपोर्ट पे छोड़ दो, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, बस अड्डे छोड़ दो। फैमिली ने कहा कैब बुक करके चले जाए, यार कहाँ हमको सुबह सुबह परेशान कर रहे हो। अब ये ना दिल में लग जाएगी कि यार बताओ, हम रात से सोच रहे थे कि इनके साथ जाएंगे, बातें करते हुए वहाँ बाय बाय करेंगे, ये करे कैब बुक कर लो। किसी भी बात पे, इडियोटिक बात पे भी दिल टूट सकता है। तो इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करें और परिवार को लेकर के पुरानी कोई भी वैमनस्यता, नकारात्मकता है उसको हटा दें दिमाग से। फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द मास्टर। ये कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में पहली चीज तो इंप्रूवमेंट मिलेगी। दूसरी चीज, इस साल आपको ये समझना है कि मुझे अच्छे से फाइनेंस मैनेज करना आता है। नहीं आता तो भी सोचिए आता है। एक कहावत है ना, फेक इट अंटिल मेक इट। तब तक झूठ बोलो जब तक सच ना हो जाए। तो कहता है कि अपने आप को समझिए कि मुझे आता है। जब एक बार आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे फाइनेंस मैनेज करना आता है, अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए, चलिए ये झूठ है। अगर आपको फाइनेंस मैनेज करना आता है तो क्या आप चाहेंगे कि आपके मैनेजमेंट में कुछ ऐसी गलती हो जिससे आप हंसी के पात्र बन जाएं या लोग कहें ले इन्हीं का पैसा डूब गया? नहीं चाहेंगे। दैट मीन्स कि जब आप अपने में कॉन्फिडेंस लाएंगे कि मुझे आता है, तो कहीं पर भी पैसा लगाने, किसी को भी देने से पहले आप सही ढंग से एनालाइज कर लेंगे, रिस्क कितना है, नहीं है, क्या है क्या नहीं, और उसी पर आपको काम करना है। एडिशनल इसके ये साल आपको फाइनेंशियल मैटर्स में न सिर्फ गेन देगा बल्कि समझ देगा, आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न भी देगा। ऑक्यूपेशन यानी आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस जैसे मामलों में कार्ड आया है सेलिब्रेशन। ये कहता है कि इस साल आपको अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में बस स्मूथली रन करते चले जाना है। ठीक है। स्केटिंग होती है ना, आपने देखा होगा, स्केटिंग में बर्फ़ के ऊपर स्केट्स पहन के फिसलना होता है, और जहाँ पर स्मूथ होती है, मतलब बर्फ़ हल्की सी ढलान पर होती है, तो वहाँ पर राइडर पुश नहीं करता खुद को, बस जाने दे रहा होता है, जाने दे रहा होता है। और जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं कि कीप स्विमिंग, तैरते रहो। तो अपने प्रोफेशन में आपको यही करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई बड़े भयंकर बदलाव नहीं करने हैं, ऑन ऑफ सडन चेंजेस नहीं करने हैं, और अगर चेंजेस करने हैं इस 2025 में तो तब करने हैं जब रिक्वायरमेंट चेंजेस की हो जाए। एक ऐसा समय आता है ना व्यापार में या जॉब में कि भाई ये समय की मांग है कि खुद को बदलो। जैसे आजकल बहुत सारे लोग AI सीख रहे हैं, समय की मांग है, AI सीख रहे हैं। तो ऐसे ही जब समय की मांग आएगी बदलने की तब बदलिए, वरना जैसा चल रहा है चलने दीजिए। और जो लोग एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर में हैं जहां उनको लगता है कि शायद मुझे 2025 में चेंज करना चाहिए, तो वहां पर आपको ये देखना होगा, यही कंडीशन आएगी कि समय मांग रहा है कि नहीं चेंज। ऐसा तो नहीं कि अभी 4 महीना ज्वाइन किए हुआ और आप यहाँ पर काम को ही नहीं समझ पाए और अभी लग रहा है यार छोड़ देते हैं यहाँ पे, या 4 लोगों ने कंपनी के बारे में निगेटिव कह दिया। और 4 लोग कौन? वो जो 10 साल से इसी कंपनी में लगे हुए हैं। उन्होंने कह दिया अरे बड़ी बेकार कंपनी है, खुद लगे हैं 10 साल से, दूसरे को बताने बड़ी बेकार। तो दैट मीन्स कि
आपको यही समझना है कि क्या समय डिमांड कर रहा है एक परिवर्तन की, मेरे व्यापार, मेरे जॉब, मेरे बिजनेस, मेरे ऑक्यूपेशन में। अगर हाँ तो करना है, नहीं तो चलते रहिए, कीप स्विमिंग। एजुकेशन मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है कंट्रोल। ये कहता है नियम और डिसिप्लिन का पालन करिए। अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के मामले में अगर आप अपने साथ डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे तब गड़बड़ है, तब तो फिर गड़बड़ है रे बाबा। आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन करना है, लेकिन ये डिसिप्लिन आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर आपने, देखिए बोझ कैसे बनता है डिसिप्लिन, जैसे मान लीजिए ये मैं जो बता रहा हूं इसको साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। हर स्टूडेंट का टाइमिंग अलग है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग रात में देर तक पढ़ते हैं। मैं रात में देर तक पढ़ना पसंद करता हूं, मैं सुबह उठ करके पढ़ना नहीं पसंद करता, मेरा अपना बता रहा हूं। ऐसे कई लोग हैं। अब बोझिलता क्या है कि भाई आपने देखा कि भाई सब लोग सुबह सुबह 4 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी 4 बजे से पढ़ूं। अब आप वो वाले प्राणी हैं कि जिनको निशाचर हैं, रात में पढ़ना, मतलब शैतान नहीं कह रहा, रात में पढ़ना पसंद है, सुबह नहीं, जबकि आप सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, तो यहां बोझ बन जाएगा। ये डिसिप्लिन फिर बोझ बन गया। फिर क्या करना है, टाइम को उलटिए, रात को 2 बजे तक पढ़िए, सुबह 8 बजे उठिए, क्या जाता है ना। तो डिसिप्लिन को अपने सिर पर हावी नहीं होने देना है और अपने को डिसिप्लिन में फंसाना नहीं है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जब हम डिसिप्लिन में खुद को फंसा देते हैं तो इरिटेशन पैदा होती है, सनक पैदा होती है, जिद पैदा होती है। और जब हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, केवल फॉलो करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए जॉय, इंजॉय बन जाती है। तो यही आपको इस साल करना है। और अगर इस साल आप ये करते हैं तो टारगेटेड सक्सेस एजुकेशनल फील्ड में मिलनी पक्की है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है इंटेंसिटी। ये कार्ड कहता है कि सबसे पहले तो आपको अपने हेल्थ को लेके इस 2025 में एक ऐसा टारगेट सेट करना है जो आप अपने स्वास्थ्य के मामले में अचीव करना चाहते हैं। अगर आप एक टारगेट सेट करते हैं, उसके सराउंड योजना बनाते हैं उसके आसपास, और उस योजना पर काम करते हैं, तो 100% वो अचीव होगा जो आप चाहते हैं। दूसरा, आपको इस वर्ष प्रखर स्वास्थ्य लाभ का लाभ मिल जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाए, या अगर आपको कोई भी मामले में रिकवरी रेट चाहिए थी तो इस ईयर का रिकवरी रेट अच्छा रहेगा जो आपको फ़ायदा देने वाला है। इस साल अगर आप अपने हेल्थ पर थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, जो देखिए 2 चीज़ें हेल्थ में हैं, एक आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो आपको पता है मुझे क्या खाना क्या नहीं चाहिए, उतना तो सभी को पता है, कितना पानी पीना चाहिए, नॉर्मल, एक नॉर्मल जो रूटीन हमारा होता है वो। और दूसरा, जो बीमार हैं और उनको कुछ प्रेस्क्राइब किया गया है कि आप ये करिए ये ना करिए, उन्हें बस उतना फॉलो करना है। ये चीज़ आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगी और आप अपने हेल्थ में इमेंस इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र को चुना था। मेरे बगल में इमेज लगा दी गई है। मणिपुर चक्र हमारे बॉडी में तीसरा चक्र होता है जो हमारे बेली बटन यानी नाभि के पीछे होता है, और यह ऊर्जा का भंडार होता है, एनर्जी का हाई सोर्स होता है, मतलब एकदम समझिए तो पावर हाउस होता है। लेकिन साथ साथ ये भय का चक्र है, डर और घबराहट का है। इसलिए जब जोर का डर लगता है तो पेट में मरोड़ उठते हैं, वो इसी चक्र की वजह से होता है। यानी अगर कोई मणिपुर चक्र को साध ले जाए तो सब प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आज की और देखते हैं कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 फूल। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज टेम्परेंस। पाइल नंबर 3, 2025 आपके लिए बहुत बढ़िया और फ्रूटफुल ईयर रहने वाला है। आप इस साल नए टारगेट्स बनाएंगे,
नए टारगेट्स को अचीव करने के लिए नए नए प्लान्स बनाएंगे। कुछ मामलों में आप काफ़ी इंथुजियास्टिक, कुछ मामलों में काफ़ी पैशनेट, कुछ मामलों में ओवर पैशनेट और कुछ मामलों में रिस्क लेने वाले व्यक्ति पर्सनालिटी के तौर पे उभरेंगे और आपके लिए ये ईयर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस वर्ष आप जो भी टारगेट्स को बनाएंगे काफ़ी पैशनेट रहेंगे उनको अचीव करने को लेकर के। किसी नए काम की शुरुआत इस साल कर सकते हैं। आपके द्वारा शुरू के 3 महीनों में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे इस 2025 के लिए, इस नए साल के लिए, उनको इसी ईयर आप कंप्लीट कर ले जाएं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी आ रही है। ये साल आपके लिए आपको एक पैशन देगा, एक इंथुजियाज्म भी देगा और एक जिद देगा कि आप अपने काम को पूरा करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें। ये साल आप किसी ऐसे नए कार्य या प्रोजेक्ट में भी जुड़ सकते हैं जिसके बारे में आपको हो सकता है कुछ भी जानकारी ना हो या वो बिल्कुल नया फील्ड आपके लिए हो, लेकिन उसमें जा करके उसमें कार्य को करके सफलता अर्जित करना बिल्कुल 100% आपके लिए इस ईयर पॉसिबल रहेगा। आप अपने वर्क प्रोफाइल को, अपने लाइफ स्टाइल को बढ़िया तरीके से मैनेज करने में भी इस साल कामयाब रहेंगे। पुराने मामलों में, मतलब जैसे कि आपका पैसा कहीं किसी चीज़ में लगा है या कहीं आपने दिया है तो पुराना हो गया ना मामला। पुराने मामलों से पैसे के निकलने और फ़ायदा होने दोनों की पॉसिबिलिटी इस साल की दिखती है। इस ईयर परिवार को लेकर सौहार्दपूर्ण वातावरण भी दिखता है और कुल मिलाकर के अगर हम एक दृष्टि में कहें तो ये साल आपको, ये 2025 आपको बहुत ऊर्जा देगा, उमंग देगा, जोश देगा और सफलता भी देगा। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका 2025 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन, क्या रीडिंग आ रही है। लव लाइफ को लेकर के आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज न्यू विजन। ये कहता है कि प्रेम संबंधों में थोड़े नएपन को लाइए, नए पार्टनर को मत लाइए, नएपन को लाइए, अपने पार्टनर को नई दृष्टि से देखिए। आपके पार्टनर में बहुत कुछ बदल रहा है, बदल गया है। अब ये मत कहिएगा हमारे पार्टनर का वजन बढ़ गया। वजन तो सबका बढ़ रहा है दुनिया में, है? वजन तो उनका भी बढ़ रहा है जिनको लेकर के लोग बहुत पैशनेट रहते हैं, जैसे हमारे फिल्म एक्टर्स। आप उनकी 20 साल पहले और आज की फ़ोटो देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि एक नया विज़न आपको लेकर आना है अपने लव रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में। आपको न सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर नई दृष्टि लानी है, बल्कि आप अपने प्यार के प्रति और क्या नयापन लाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका प्यार बासी पड़ गया, पुराना पड़ गया, आप ही के प्यार में अब वो जोश, वो उमंग नहीं रह गया। इसे ध्यान दीजिए और अगर ऐसा कुछ है तो फिर से अपने पैशन को जगाइए। ठीक, थोड़ा समय अधिक अपने पार्टनर के साथ इस ईयर इन्वेस्ट करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। एक छुट्टी पर जाना, कहीं घूम आना, कहीं कुछ समय अपने पार्टनर के साथ बिताना, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर की बात हो रही है। कहीं घूम आइए, चले जाइए इस ईयर। जरूरी नहीं कि आप हर महीने जाएं, प्लानिंग करिए। ठीक है, वैसे नहीं घूम सकते तो कहीं धार्मिक स्थल पे चले जाइए, दर्शन कराइए, कहीं सुदूर, थोड़ा दूर में, जहाँ का प्लान जल्दी नहीं बनाते हैं वहाँ चले जाएं। ठीक है, इससे आपके संबंधों और प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता और बढ़ियापन आएगा, अच्छा होगा। दूसरा, जो लोग अनमैरिड हैं उनके रिलेशनशिप में ये ईयर इम्प्रूवमेंट देगा, आपके बीच ट्रस्ट बढ़ेगा और रिलेशन के नए लेवल पर जाने की पॉसिबिलिटी है। जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए, छूट गया, टूट गया, संबंध अलग हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से, या अलग अलग रह रहे हैं, तो उनके लिए करंट सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा कार्ड कहता है कि भाई आपकी गलती से तो हुआ नहीं है, आपने तो गड़बड़ करी नहीं थी, और जब आपने गड़बड़ नहीं करी थी तब आपको सुधारना भी नहीं है। बस अपने जीवन में अपने साथ रहिए। वो अलग रह रही है, अलग रह रहा है, उसने छोड़ दिया आपको, छूटे रहिए, लेकिन छूटे रह करके उसका इंतजार मत करिए। ना छोड़कर भाग जाइए, दोनों चीज़ों के लिए मना। ना रिलेशन से भाग जाइए, मतलब यहाँ पर है कि थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। समझें, ये कहता है कि पहली चीज़ तो स्वयं की वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लीजिए। अगर आप कहते हैं कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मूव ऑन का जो कई बार शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वो ये
कि एक संबंध से निकले दूसरे में घुस गए। ये नहीं करना। आप अपने उस निगेटिविटी से मूव ऑन कर लीजिए और बस रुक जाइए, और निगेटिविटी से मूव ऑन करके बस स्थिर हो जाइए। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, इसको मोड़िए माड़िए मत। अब इसमें अगर वो नहीं आता मत आने दीजिए, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए। अगर कोई नया रिलेशन आता है, ठीक, तो उस नए रिलेशन को आप पहले ऑब्जर्व करिए। ऐसे नहीं कि कोई मिला या मिली और उसने आपको बड़ा पसंद आ गया या आ गई और उसने आपको कहा कि सुनो हे आई लव यू, और आपने कहा अरे वाह आई लव यू टू। ये नहीं करना। उसने कहा देखो मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू, उसको कहिए ठीक है आपको मुझसे प्यार है, धन्यवाद आपका, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि दूध से हम जल चुके। उसको बता दीजिए दूध पिया था जल गए थे, अब ये छाछ है। आपने कहा छाछ, हमने मान ली छाछ, लेकिन हम पिएंगे फूक फूक के, है? तो पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या करना, ये नहीं करना कि उसे मुझसे प्यार है कि नहीं, पहले ये टटोलिए हमें उससे प्यार है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले वाले की गुस्से की वजह से हम इससे प्यार करने की जिद में आ गए। अगर पिछले वाले के धोखा देने की वजह से हम जिद में हैं और उस जिद की वजह से हमने इससे प्यार कर लिया, तो पक्का ये प्यार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बचेगा नहीं है, यहाँ कुछ रह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जिद है, जिद आज है कल खत्म हो जाएगी, प्यार खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे क्या। तो पहले ऑब्जर्व करिए अपने को। जब अपने को ऑब्जर्व कर लें कि नहीं यार हमारे दिल में तो बड़ा प्यार आ रहा है, सचमुच का आ रहा है, ऐसा नहीं कि पिछले वाले की कड़वाहट की वजह से, सचमुच में है, देन ऑब्जर्व करिए कि उसे हमसे प्यार है कि उसको टाइम पास करना है, पता कर लीजिए और फिर इन्वॉल्व होइए। इसको ध्यान रखिएगा। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रैवलिंग का कार्ड कहता है कि परिवार आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। यह परिवार का नैसर्गिक नेचर है, नेचुरल नेचर है आपकी फैमिली का, हर एक फैमिली का। हर फैमिली अपने मेंबर को बढ़ते हुए देखना चाहती है, लेकिन परिवार रोग भी बहुत लगाता है। तो आपको अपने परिवार के मूड को समझने की कोशिश इस ईयर करनी है और उसके बाद उनके साथ डील करना है। पहले डील करके बाद में मूड को मत समझिएगा, वरना फिर क्लैश होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है वी आर द वर्ल्ड। ये कहता है एक परिवर्तन हो जाएगा आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। वो परिवर्तन डुअल इंपैक्ट करेगा। पहला, इन्वेस्टमेंट के लेवल पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, धन के आपकी ओर आने की प्रकृति बढ़ेगी, और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं बढ़ेगी बल्कि आपके परिवार में बढ़ेगी। और इस वजह से आपको, मतलब इसको ऐसा समझें कि इस साल लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव रहना है, धन का सही सदुपयोग करना है, नकारात्मक चीज़ों में, अननेसेसरी डिज़ायर्ड वाली चीज़ों में। अब अननेसेसरी डिज़ायर क्या है कि आपकी इनकम, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी इनकम अलाउ कर रही है कि भैया आप ना मान लीजिए कि 10 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं। अब आपने कहा नहीं भैया हम तो खरीदेंगे 40 लाख वाली, क्या करेंगे, बाकी सब लोन करा देंगे। नहीं यार, आपकी इनकम 10 लाख वाली को अफोर्ड करने पर आ रही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 कर लीजिए, 40 पे नहीं जाना है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, बस इतने की ज़रूरत है। बाकी ये साल आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, फाइनेंशियल मैटर्स में ग्रो करेंगे, पैसे की आवक बचत सब बढ़ेगी। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है कंप्रोमाइज़। तो ये कहता है कि कभी कभी आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा 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 करना चाहिए और हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और नहीं करते। पास्ट का बता रहा हूँ। और जब नहीं करते और बाद में समय निकल जाता है, फिर सोचते हैं कि यार मेरा वाला आइडिया बिल्कुल सही था, इस बार भी सही है, आगे भी सही होगा, इस 2025 में सही होगा। इसलिए जो सोच रहे हैं उस पर पहले प्लानिंग को रिफाइन कर लें कि ये प्लान ठीक है या नहीं ठीक है। और जब एक बार ओके हो जाए कि नहीं जी प्लान ठीक है, फिर काम करिए और सफलता मिलती जाती है। इस साल आपको अपने ऑक्यूपेशन से जुड़े मामले में अपने आप के साथ थोड़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। अगर आप ये कर ले गए तो बहुत इमेंस सक्सेस देखने को मिलेगी। एजुकेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है पॉलिटिक्स। पहली चीज़, अपनी एजुकेशनल स्टडीज़ की जो टैक्टिस है, यानी जो ट्रिक्स हैं, जो तरीका आपका है, वो दूसरों से शेयर मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बताते हैं कि हम तो भैया ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, बहना ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हैं हम तो, और वो बताने के बाद बहना का खुद पढ़ने का मन नहीं करता, सहेली का भले करने लगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम जो बोल देते हैं उससे हल्के हो जाते हैं। ठीक, कभी करिएगा, कभी देखिएगा करके। आप जब बता देते हैं ना लोगों को, तो उससे लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और फिर खुद का मन नहीं होता। तो ये कहता है कि पहले तो कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ दो।
कर कुछ रहे हो, दिखा कुछ दो। मेरा एक दोस्त है, बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीट करके एमएससी फर्स्ट ईयर में गया, पहले ही दिन क्लास में पीछे मुड़कर बातें कर रहा था। टीचर आ गए, उसको पता नहीं चला। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ। कितना परसेंट लाए तुम फाइनल में? उसने कहा जी 87.5। बोले अच्छा। 90 किसका है? कोई नहीं था। 89 कोई नहीं था। 88 कोई नहीं था। 87 कोई नहीं था। 86 एक लड़की ने हाथ उठाया। बोले हाँ बेटा बोलो। उसने कहा सर 83%। तो मेरे दोस्त से कहा तुमने टॉप किया है? उसने कहा जी सर। बोले ठीक, बाहर आ जाओ। बाहर आओ बेंच से, सबको रूटीन बताओ अपना दिन का कैसा है। उसने कहा अरे सर छोड़िए सर, जान दीजिए पढ़ाई, आप भी क्या बात कर रहे हो। नहीं नहीं तुम बाहर आओ, तुम तो एग्जाम्पल हो, बाहर आ जाओ, सबको बताओ तुम्हारा डे रूटीन क्या है। उसने बहुत बार मना किया। बोले नहीं बताना पड़ेगा। उसने कहा सर अब मैं क्या बताऊँ, मैं 11 बजे सो के उठता हूँ। बोले हैं 11 बजे उठते हो? सर बता रहे हैं ना 11 बजे। 11 बजे क्यों उठते? उसने कहा सर बता रहे हैं, अभी पता चल जाए। 11 बजे सो के उठता हूँ, नाश्ता पानी करता हूँ, नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ, कॉलेज चलाता हूँ, तो 12:30 बजे से यहाँ क्लास शुरू हो जाती है। घर पहुँचता हूँ 5:30 बजे, फिर थोड़ा हाथ मुँह धुले, नाश्ता पानी किया, फिर पापा के साथ दुकान पे चला जाता हूँ और दुकान पर बैठे 8 बजे तक दुकान पर रहे। 8 बजे दुकान बंद करवाई, फिर दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूँ और मैं 9:30 से 10 के बीच वापस आ जाता हूँ। फिर हाथ मुंह धुल के खाना लेकर के बैठ जाता हूँ, खाना ख़त्म करता हूँ। 10:30 बजे फिल्म शुरू हो जाती है जी सिनेमा पर। उस टाइम केबल का मामला चल रहा था। तो बोले जो जी सिनेमा पर सर फिल्म शुरू होती है, बहुत ऐड दिखाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 बजे जाके ख़त्म होती है। टीचर ने कहा फिर? तो कहा फिर क्या सर, जब 2 बजे सोऊंगा तो 11 बजे उठूंगा ना। उन्होंने कहा और पढ़ाई? तो बोले यहाँ करता हूँ, रोज कॉलेज आता हूँ। तो तू घर पे नहीं पढ़ता? तो उसने पूछा कि सर टाइम कहाँ है आप? मैंने बताया तो डे रूटीन, इसमें कहाँ टाइम है? तो फिल्म क्यों देखते हो? बोला सर अब सारा दिन ऐसा है तो एक फिल्म भी ना देखूं मैं। कर कुछ रहा था, दिखा कुछ रहा था। ये करना है। अगर ये कर ले गए तो आपकी स्टडी में इस ईयर आप वो झंडे गाड़ देंगे जो अभी आपका सपना है। बताइए मत क्या कर रहे हैं। मैंने अभी डे रूटीन बताया ना, अब आप भी सोचिएगा उसके 87.5 कैसे आए। और ऐसा नहीं था कि ये डे रूटीन उसने बताया, हमको भी पता था उसका यही रूटीन है, मित्रों को भी, उसके फ्रेंड्स को भी यही पता था। वो सच में रात को 8 बजे घूमने निकल जाता था सबके साथ में, 10 बजे वापस आता था और हर दिन अगले दिन बताता था कल ये फिल्म देखी है। हर दिन। कैसे करता था? ओनली ही नोज, इवन वी डोंट नो। केवल वही जानता था कैसे करता था, पता नहीं है किसी को। तो बताइए मत और झंडे गाड़िए, गड़ जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स पे बस इतना ही है। यही है आपका 2025 एजुकेशन मामलों में। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में टर्निंग ऑन। इस ईयर पहली चीज, अगर हेल्थ को लेकर किसी तरह का इशू, डिस्क्रिपेंसी फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उससे उबर जाएंगे। हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। ये साल आपको आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इमेंस बेनिफिट्स देगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि अपने दिमाग को भट्टी मत बनाइएगा, विचारों की भट्टी मत बनाइएगा और हर एक की कही बात को दिल से मत लगाइएगा, वरना आपका माइंड आपको डिप्रेस करेगा। बहुत सारी सोच चलेगी। इससे बचने के लिए इस साल जरूरी है पाइल नंबर 3 कि आप मेडिटेशन करें, आंखें बंद करें, 10-15 मिनट बैठ जाया करें। सबसे बढ़िया समय इसका होता है नहाने के बाद का। आंखें बंद करिए, बैठ जाइए। दूसरा सबसे बढ़िया समय होता है रात को बिस्तर पर लेटने से पहले। फोन वोन चला लीजिए, बैठे रहिए, मोबाइल लेके जुटे रहिए और जब सब हो जाए एकदम कि अब चलो रख दिया फोन साइड में, अब भैया सोना है, तो फिर बैठ जाइए, आंखें बंद, हाथ यूं कर लीजिए और 10 मिनट के लिए ध्यान में चले जाइए। बहुत कुछ रिलीज हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगा और बॉडी हेल्थ में ये साल आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। पानी की कंजम्पशन इस साल थोड़ी सी बढ़ा कर रखिए, आधे से 1 लीटर ज़्यादा पानी पीजिए एग्जैक्टली, और आप अपनी हेल्थ में अच्छे रिजल्ट देखेंगे। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।